वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के श्रृंखला में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले हैं प्रतियोगिता में, उनमें से आज हमने 3 आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये तीनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में एमपीपीसीएस से 1996 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी इंडियन एयरफोर्स के कैडेट हैं। वे बिना कमांडेंट की अनुमति के एयरक्राफ्ट जोधपुर से पाकिस्तान ले जाते हैं। उनके द्वारा क्या अपराध कारित किया गया? समझ में आ गया? 2 एयरफोर्स के नए लड़के हैं, एयरमैन हैं, जो जोधपुर के हवाई अड्डा से एक जहाज उड़ा के ले जाते हैं पाकिस्तान। तो इसमें कौन सा ऑफेंस वो करते हैं? ऑप्शन पहला है थेफ्ट, फिर है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या सेडेशन। इनको ठीक से समझिए। पहला तो कहते हैं चोरी, और दूसरा कहते हैं आपराधिक न्यास भंग, और तीसरा कहते हैं आपराधिक दुर्विनियोग, और चौथा कहते हैं सेडेशन राजद्रोह। तो मैं समझता हूँ राजद्रोह तो नहीं है। राजद्रोह तो वहां होता है जब भारत राज्य के खिलाफ कोई वो सैनिक गतिविधि करता, वो तो किया नहीं, पाकिस्तान ले गया वो। फिर उसने मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये 3 के तीनों कंफ्यूजिंग हैं। उत्तर इसका है थेफ्ट, ए उत्तर है इसका, यानी चोरी किया है इन्होंने। चोरी की परिभाषा जो 378 आईपीसी में दी गई है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से चोरी करने के आशय से उसकी संपत्ति को बेईमानी पूर्वक हटाता है तो वो चोरी करता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ मिल रहे हैं कि आप कैंडिडेट्स यानी इंडियन एयरमैन ही तो हैं, तो आप कमांडेंट के कब्जे में है वो जो भी एयरक्राफ्ट है, वो डिपार्टमेंट है यानी विभागीय संपत्ति है। उस संपत्ति को आप बिना उसकी अनुमति के उड़ा नहीं सकते, और आपने अनुमति लिया नहीं, ना उन्होंने कोई ऑर्डर किया, ना कोई वैसा आदेश था सार्वजनिक कि भाई युद्ध शुरू हो गया, जाओ जल्दी लड़ो जाके, और आप उसको उड़ा के ले गए पाकिस्तान। तो हटाया, जैसे ही आपने उनके कब्जे से हटाया जोधपुर एयरपोर्ट से, वैसे ही आपने चोरी किया। तो ये 379 का अपराध है आईपीसी का, जिसमें बीएनएस में धारा 303 में परिभाषित किया गया है। तो ये चोरी का बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है, ऐसा दिमाग में लगता है कि भाई उनके ट्रस्ट, उनके विश्वास में था, वो दोनों कैंडिडेट, दोनों एयरमैन विश्वास में काम कर रहे थे कमांडेंट के, और उनका विश्वासघात कर दिया। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कंफ्यूज कर रहा है। आपराधिक दुर्विनियोग भी कंफ्यूज कर रहा है कि उसमें बैठ के उड़ के आनंद लिया उन्होंने, जोधपुर से पाकिस्तान तक चले गए और बढ़िया मजा उड़ाए वहाँ हवाई जहाज में। तो ये भी लग रहा है कि उन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग भी किया, उसका फ्यूल भी उड़ाया और उसको बिना अनुमति के ले गए। लेकिन सबसे जो सही सटीक है वो चोरी वाला ही है, यही आंसर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में आया था एमपीपीसीएस जे में 1996 में, ये 1104 नंबर मैंने पूछा है कि सीजीएम निम्नलिखित में से कौन सा दंड दे सकता है? सीजीएम के लिए पूछा जा रहा है। ये जो है सीआरपीसी की धारा 29 में और बीएनडब्ल्यूएस की धारा 23 सब क्लास 1 में परिभाषित है। इसका सही उत्तर है सी। जो ऑप्शन है उनमें से पहला है कि 3 वर्ष से अनधिक, अनधिक माने 3 वर्ष से अधिक नहीं, 3 वर्ष से अनधिक या 5,000 रुपए से अनधिक या दोनों दंड दे सकता है। फिर बी में है 3 वर्ष से अनधिक या 5,000 रुपए से अनधिक या दोनों दंड दे सकता है। फिर बी में है 3 वर्ष से अनधिक या 10,000 रुपए का अर्थदंड या दोनों से दे सकता है। सी में है 7 वर्ष से अनधिक या कितना भी अर्थदंड या दोनों दे सकता है। और डी में है 7 वर्ष से अनधिक या 1 लाख रुपए अर्थदंड या दोनों। तो यहाँ पर जो सी और डी है ये कंफ्यूजिंग है। सीजीएम के लिए 7 वर्ष तक की सजा देने का अधिकार दे दिया गया है 29 सीआरपीसी में और 23 बीएनडब्ल्यूएस में, लेकिन उसको 7 वर्ष की सजा के साथ साथ एक प्रतिबंध ये भी लगाया गया है कि वह उससे अर्थदंड कितना भी दे सकता है। अर्थदंड में कोई 1 लाख तक देगा, 10,000 तक देगा, ऐसा नहीं है। यह दोनों ऐसे कोई, तो उसको जब पढ़िएगा तो ये जो पहले 3 वर्ष वाले हैं और उसके बाद वाले हैं, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के लिए हैं, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए 7 वर्ष तक के लिए, बाकी के लिए 3 वर्ष तक के लिए है। तो इसलिए थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं दिमाग में, और छूटने वाले भी रहते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। पढ़ते तो हैं हम, पूरी सीआरपीसी पढ़ा लेंगे, लेकिन कौन सजा कब क्या देगा, क्या मतलब जब हम बनेंगे तब देखा जाएगा। इसलिए जो कंपटीशन देने वाले हैं वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन यही चीज़ें आ जाती हैं इम्तहान में। इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, जो आप छोड़ रहे हैं वही आएंगी, जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं वही आएंगी। ये दिमाग में लेकर के पढ़ाई शुरू करिए।
एक चौथा ये है आज का तीसरा प्रश्न, यानी 1105 नंबर हमारे क्विज में आ रहा है, और ये सिविल्स का है, सीपीसी का है। धारा 151 सीपीसी में पारित आदेश अपीलीय है, अपीलेबल है, या रिवाइजेबल है, या नॉट इंटरफेरेबल है, या नॉट रिवाइवेबल है। ना तो उसका पुनर्विलोकन हो सकता है, ना उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है, ना वो रिवीजन हो सकता है, ना अपील। ये क्या है? तो इसमें इन्होंने बी में ऑप्शन लिखा है रिवाइजेबल है, तो यही बी सही है इसका। ये अपीलीय नहीं है, क्योंकि 151 का जो ऑर्डर होता है वो इंटरलोकुटरी ऑर्डर होता है, उससे कोई केस का फाइनल डिसीजन नहीं होता, उससे कोई दौरान मुकदमा कोई अंतरिम आदेश होता है जो पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है, इसलिए वो रिवाइजेबल है। इसका सही उत्तर है बी। जो उत्तर सही है उनमें हमने सही के निशान लगा दिए हैं आपके समझने के लिए, लेकिन आप इनको ध्यान से समझते चलें, हो सकता है यही क्वेश्चन फिर रिपीट हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर सेट होते हैं तो जो एग्जामिनर पेपर सेटर होता है वो पिछले जो आंसर पेपर हैं उनको भी उठाता है और डायरेक्ट उठाता है, और पिछले राज्यों के क्वेश्चंस भी उठाता है कि कौन कौन क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहे हैं, और वही कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन उठा के रख देता है, और उसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते हुए भी तैयारी करते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कृपया ऐसा इनको ध्यान देते चलें। अगर आप इनको लिखते चलेंगे, अपना एक संकलन बनाते चलेंगे, हमारे इन 3 क्वेश्चन से पहले 2 क्वेश्चन और बताए जा चुके हैं। इस प्रकार से हमने लगभग 1105 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं। अगर आपने कहीं हमको सब्सक्राइब किया है तो आपके पास ये नोटिफिकेशन बराबर आते रहेंगे, और मेरा निवेदन है कि आप मुझे इस मामले में सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इम्तहान बहुत नजदीक है। एपीओ के सेंटर भी आ गए हैं, और बहुत दूर दूर तक सेंटर लोगों को पढ़े, लाखों लोग उसमें अपीयरेंस दे रहे हैं। यूपी एपीओ 182 सीट्स के लिए एग्जाम होने जा रहा है, और उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे लाके। एपीओ के कंपटीशन में और पीसीएसजे के कंपटीशन में बहुत अंतर नहीं होता, इसी प्रकार पीसीएसजे के कंपटीशन में और एचजेएस के कंपटीशन में बहुत अंतर नहीं होता। एचजेएस और पीसीएसजे के लगभग एक जैसे आते हैं। एचजेएस में एक विशेषता ये होती है कि एचजेएस के कंपटीशन में कुछ साइटेशन बेस कर देते हैं कि ये साइटेशन किससे संबंधित है। जैसे उस दिन मैं बता रहा था विशाखा केस में, तो पता लगा उन्होंने सिर्फ ऊपर लिख दिया विशाखा केस से संबंधित है, और 3-4 ऑप्शन दे दिया। वो केशवानंद भारती किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के मूल ढांचे के परिवर्तन से संबंधित है, कि जिसमें कहा गया है कि मूल ढांचा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो हमने ये जो क्वेश्चन श्रृंखला चालू की है, ये आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए की है। इसमें बड़ी मेहनत पड़ती है, और बहुत ही सारे सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और उनके आंसर्स भी जांचने पड़ते हैं। तो हमारी इस मेहनत की सार्थकता तभी होगी जब हमारे व्यूअर्स सक्सेस होंगे और हमारे इस व्याख्यान को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।